वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम वापस आ चुके हैं एक अहम पॉइंट लेकर। माजी की शाहराए रेशम, हाल का सी पैक कहा जाए तो गलत नहीं, यानी सी पैक यानी पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबा खित्ते के लिए गेम चेंजर कहा जा रहा है। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के पहले मरहले के मंसूबों के समरात आवाम को मिलना शुरू हो गए हैं। कैसे हुए हैं, किस तरह से मिल रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे। पहले मरहले के मंसूबों में तवानाई के मंसूबे और इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे शामिल हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी है। दूसरे मरहले की बात कर ली जाए तो सनती तरक्की, ज़राअत पर तवज्जो दी जा रही है और सी पैक को पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान तक तोसी देने पर भी गौर किया जा रहा है। ऐसी बातें हो रही हैं और सनत और ज़राअत दोनों शोबे पाकिस्तान की तरक्की के लिए कलीदी अहमियत के हामिल हैं। ये वो दो शोबे हैं जिनमें पाकिस्तान ने वक्त के तकाज़ों के मुताबिक तरक्की नहीं की है और इसी वजह से पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात का सामना भी रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। सी पैक के तहत दूसरे मरहले में इन दोनों शोबों पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है और इस मकसद के हसूल के लिए तफसीली मंसूबे तरतीब दिए गए हैं जिन पर काम का आगाज़ हो चुका है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि आइंदा बरसों में पाकिस्तान में माहौलियाती सयाहत नहायती तरक्की करेगी। मोहतात अंदाजे के मुताबिक अगर हम देखें तो पाकिस्तान की GDP में सयाहत के शोबे की शराकत 11% तक बढ़ सकती है। हाँ जी, ये बहुत बड़ी बात है और मकामी लोगों के लिए 2.37 मिलियन से ज़ायद मुलाजमतें पैदा हो सकती हैं। ये बहुत अच्छा, आवाम का ये सवाल होता है कि कैसे मुलाजमतें कैसे मिलेंगी, हम आखिर कब तक इससे मुस्तफीद होंगे। इन तमाम सवालात के जवाब आपको इसी प्रोग्राम में आज मिलने वाले हैं। अभी हम देने वाले। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, सफ़ीर हैं सिल्क रूट प्लानिंग सी पैक के लिए चाइना की जानिब से एजाज़ी सफ़ीर हैं, उनसे बात करेंगे। आमिर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? बिल्कुल खैरियत। सर पहले तो हमें ये बताएं कि सी पैक जो है पाकिस्तान के लिए एक तो फ़ायदेमंद बहुत ज़्यादा है, हमें पता है कि बहुत फ़ायदेमंद होगा। आवाम को कैसे समरात मिलेंगे, कब से मिलना शुरू होंगे, कितना वक्त लग जाएगा? इस चीज़ को मैं शुरू करता हूँ पहले कि सी पैक इज़ अ पार्ट ऑफ सिल्क रूट प्लानिंग। सिल्क रूट प्लानिंग जो है ये 68 कंट्रीज़ को वर्ल्ड वाइड बेल्ट करता है। अच्छा। जिसका मतलब है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। तो इसके समरात डेफिनेटली पाकिस्तान तक आएंगे क्योंकि पाकिस्तान इसमें एक बड़ा की रोल प्ले कर रहा है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ जो चाइना के 12 वेस्टर्न प्रोविंसेस हैं, चाइना उन्हें इंटरलिंक कर रहा है ट्रेन के साथ और रोड के साथ, एंड दे आर ब्रिंगिंग इट अप टू नॉट ओनली फॉर गवादर एंड ऑल्सो कराची। तो इसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं। स्टेज 1 है, स्टेज 2 है। हम ये कह सकते हैं पार्शली स्टेज 1 इज़ ऑलमोस्ट डन नाउ, and we are moving to the stage 2, and stage 2 is it is called B2B, buyer to buyer, and then we have to go to B2C. So इस स्टेज में जाके जॉइंट वेंचर्स होंगे मुख्तलिफ कंपनियों के, चाइना के, पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के उन सब कंपनियों को हमें इकट्ठा करना पड़ेगा और फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसका हम इनिशिएटिव दे सकते हैं चाइनीज़ को कि दे शुड मूव देयर फैक्ट्रीज टू पाकिस्तान, एंड वी विल प्रोवाइड देम मोर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ टू गेट एन एक्सपोर्ट बेनिफिट्स फ्रॉम द सी रूट। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा पाकिस्तान का बेनिफिट है दैट इज़ अ सी रूट। वो सी रूट जो चाइना को अपने ईस्टर्न कोस्ट से बहुत दूर एक लंबा फासला तय करना पड़ता है, वो अगर हम गवादर के ज़रिए और कराची के ज़रिए, ये भी याद रखिएगा गवादर भी डेवलप होगा और कराची पोर्ट भी मज़ीद एक्सटेंड होगी। ये हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ को समझते हैं कि जी शायद गवादर ही एक है, ऐसा नहीं है। तो इससे हम एक बहुत बड़ा बेनिफिट लेंगे। यहाँ से एस्टिमेटेडली 1 मिलियन कंटेनर्स इन एंड आउट होंगे फ्रॉम चाइना साइड और उसका बेनिफिट जो है वो पाकिस्तान को मिलेगा। और पाकिस्तान को बेनिफिट कैसे मिलेगा कि जो टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, एंड देन ये फैक्ट्रीज भी पाकिस्तान में मूव करेंगी। हमारा एक्चुअल बेनिफिट तो वो है जहाँ हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, अपने लोगों को रोज़गार देना है, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हम उस चीज़ के लिए तैयार हैं। हमसे जब भी बात की जाती है हमें कहा जाता है कि जी चाइनीज़ अपनी लेबर लेके आएंगे, चाइनीज़ अपनी लेबर लेके आते हैं। इट इज़ नेवर पॉसिबल। पूरी दुनिया में ये बात पॉसिबल नहीं है। चाइनीज़ कभी भी अपनी लेबर, उनको फिजिबल ही नहीं है। अच्छा। अगर वो अपनी लेबर लाएंगे वो कैसे अफोर्ड करेंगे $1000 $1200 का एक लेबर क्लास का। लेकिन अगर हम उन्हें टेक्निकल लेबर प्रोवाइड नहीं करेंगे, अगर हम उन्हें स्किल्ड लेबर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो लोग क्या करेंगे। हमें
हमें अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। हमने आज तक स्किल्ड लेबर पे, टेक्निकल लेबर पे कोई काम नहीं किया। आमिर साहब, अब अगर हम देखें सीपैक जो है वो लोग उससे सवाल करते नज़र आते हैं। वज़ीर आज़म जो हैं वो बार बार ये कह चुके हैं कि मुलाजमतें बहुत ज़्यादा मिलेंगी, आवाम के लिए मुलाजमतों के मौक़े बहुत ज़्यादा हैं। किस तरीके से आवाम तक ये मौक़े मिलेंगे और फ़ायदा आवाम को क्या होगा इससे? और हम कहाँ पे कोताही में है? जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं, हमने तो काम ही नहीं किया कि स्किल्ड लेबर दे सकें। जी, मेरी कोताही जो मुझे पहलू नज़र आता है वो ये है कि हमारे यहाँ पे थिंक टैंक्स और वर्किंग पेपर्स, इस पे कोई ऐसी नई प्रपोजल्स, यहाँ तक कि हमारे जो फाइनेंशियल में इदारे हैं और ख़ास तौर पे हमारे जो ट्रेड विंग्स हैं, जिसमें मैं अपनी चैम्बर्स की बात करूँगा, कितनी वर्कशॉप्स होती हैं वहाँ पे, मुझे तो नहीं नज़र आती। कितनी दफ़ा उन्होंने उस पर प्रपोजल्स ली हैं लोगों से, आवाम से, कि जी आप हमें बताएं कि सीपैक पे हमें कैसे काम करना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हमें काम करना चाहिए। आई कांट सी एनीथिंग। और मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे अगर आप चाइना की बात करें तो सिल्क रूट प्लानिंग पे वहाँ पे 400 से ज़्यादा चेयर्स हैं, 400 से ज़्यादा थिंक टैंक्स हैं। अच्छा। यहाँ पे अपेरेंटली मुझे जो नज़र आते हैं वो एक नस्क में काम हुआ है थोड़ा सा या लम्स में, बट वेयर आर द प्रपोजल्स? वो प्रपोजल्स कहाँ हैं जहाँ पे गवर्नमेंट ये बैठ के इनिशिएटिव ले कि हमें सीपैक को कैसे ज़्यादा इफेक्टिव करना है। अभी तक मेरी नज़र से कोई ऐसी चीज़ नहीं गुजरी। हमें इसके लिए बहुत सी वर्कशॉप्स करने की ज़रूरत है, वोकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने की ज़रूरत है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने की ज़रूरत है। यहाँ तक कि एक वर्किंग क्लास, एक लेबर क्लास, उसको भी जब आप एक फैक्ट्री में काम करने के लिए भेजते हैं तो दे ऑल्सो शुड हैव अ सर्टिफिकेट कि हमने ये इतनी ट्रेनिंग ली है, हमें इतना पता है, भले 1 महीने की ट्रेनिंग है। सर, पहले में ट्रेनिंग स्किल्स बढ़ाने पड़ेंगे, उसके बाद जो है वो जॉब्स के मौके भी हमारी आवाम। सर, हमें कल्चर के हवाले से बताएं थोड़ा सा कि किस तरीके से हमें थोड़ी सी परेशानी हो जाती है कि हमारा कल्चर कहीं तब्दील तो नहीं हो जाएगा। हमें ये परेशानियां जो है ना वो लाहक हो जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि जब इस तरीके से ट्रेड हो रही होती है तो फिर मूवीज़ भी बन रही होती हैं, हम उनके ऊपर भी काम कर रहे होते हैं। सियाहत ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म का बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है हमेशा से जोर रहा है, कितना फ़रोग मिलेगा? जी, हम बिल्कुल चाइना का हमें एक चीज़ समझनी चाहिए कि चाइना इज़ ऑलवेज प्राउड टू बी एन ईस्टर्न कल्चर। वो हमेशा हमारी तरह यही कहते हैं कि हमारा कल्चर एक ईस्टर्न कल्चर है, हम लोग वेस्ट से इम्प्रेस्ड नहीं हैं। तो इसी तरह की बात हमारे मुल्क के लिए भी है कि हम लोग भी वेस्ट से इम्प्रेस्ड नहीं हैं, हमारा कल्चर भी जो है वो ईस्टर्न कल्चर है। तो हमें जो देखने की ज़रूरत है कि हम उनके साथ कहाँ कोऑपरेट कर सकते हैं। जब भी कोई कंट्री अमीर होता है या उसके पास पैसे किसी नेशन के पास आना शुरू होते हैं, सबसे पहले वो अपना कल्चर स्प्रेड करने की कोशिश करता है। ये एक दुनिया का लॉ है जी। हम लोगों ने चाइना के साथ जो हमारे कॉमन ग्राउंड्स हैं बहुत सारी, जैसे हम बसंत मनाते थे, हम उसे बसंत बहार कहते थे, चाइना वाले चाइनीज़ ज़ुबान में यही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और इसी तरह वो भी बसंत बहार कहते हैं। हमारी बहुत सारी सोशल जो है वो चीज़ें आपस में मिलती हैं और चाइनीज़ भी अपने बुज़ुर्गों की, हम लोग अपने बुज़ुर्गों की बहुत इज़्ज़त करते हैं। वी रिफ्रेन टू स्मोक इन फ्रंट ऑफ आवर पेरेंट्स। तो चाइनीज़ भी बिल्कुल हमारी तरह एक ऐसी ही सोसाइटी, ऐसा ही कल्चर रखते हैं। दूसरी बात आपने की कि मूवीज़ एंड दिस ऑल, ये एक इतना बड़ा एलिमेंट है जिस पे हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हमारी निस्बत मैं समझता हूँ कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा हिट किया है चाइना मार्केट को, विद द डिफरेंट काइंड ऑफ मूवीज़, ऑल्सो विद द ड्रामास। इवन देयर ड्रामास आर नॉट एज गुड एज पाकिस्तानी ड्रामा, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा हिट किया और वो जो इतना हिट किया है वो ये चीज़ें हमें पीछे लेके जाती हैं। हम अभी तक चाइना को अपना सॉफ्ट इमेज जो हमें पास करना चाहिए, ऐसा इमेज कि जी पाकिस्तान इज़ अ वेरी पीसफुल कंट्री एंड इट इज़ अ वेरी लविंग कंट्री और आप यहाँ पे आएंगे तो यू विल फील लाइक अ सेकेंड होम, हम उन्हें ये बता ही नहीं सके। इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी टूरिस्ट नेशन चाइनीज़ हैं, जो पूरी दुनिया में टूरिज़म पे उन्होंने वो एज अ टूरिस्ट जा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे टूरिज़म का ठीक है, हमारे
पीएम साहब ही इज़ वेरी विजनरी, ही कैन अंडरस्टैंड कि सबसे अच्छा इमेज तो यही है कि आपने टूरिज्म को प्रमोट कैसे करना है। लेकिन टूरिज्म कोई स्पॉटेड टूरिज्म प्रमोट नहीं होती, जैसे आप ये सिर्फ कहेंगे जी आपने एक मालम जब्बा को प्रमोट कर दिया एंड देन यू कैन अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ टूरिस्ट। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको एक पूरी टूरिज्म टीम, टूरिज्म पॉलिसी एंड वहाँ पे जो चाइनीज़ जो टूरिस्ट कंपनीज़ हैं उनको इंगेज करना पड़ता है, उनको साथ मिला के आप आगे लेके आएँ, उनसे मिनिमम पे बात करें कि आप हमें मिनिमम कितने टूरिस्ट क्या मंथली। इसमें अभी तक नाकाम क्यों हैं? और दूसरी बात ये कि आप अफगानिस्तान के साथ भी बता रहे हैं कि हम इसको वसी कर रहे हैं सीपैक ईरान को। खुसूसी तौर पे वो कंफ्यूजन चल रही है, उसमें लोग परेशान है पाकिस्तान में। जी, ईरान के साथ जो चाइना की डील है वो डिफरेंट है। वो हम लोगों के साथ, पाकिस्तान के साथ जो उनकी डील है, लोगों को इन्हें मिक्स नहीं करना चाहिए। ईरान के साथ उनकी बार्टर ट्रेड है, अच्छा, हमारे साथ उनकी इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट है, ये और तरह की इन्वेस्टमेंट है, इसे कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट इन्वेस्टमेंट। ऑल्दो सॉवरेन गारंटी होती है इसकी, ये एक हकीकत है, लेकिन ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है। लेकिन ईरान के साथ चाइना ने एक बार्टर ट्रेड किया, और वो ट्रेड भी ज़्यादातर किस चीज़ पे की है, कभी काश के हम उसे पढ़ने की कोशिश करें कि उनके $280 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ फॉर द टू डेवलप द ऑयल रिसोर्सेज। और ये ऑयल रिसोर्सेज वो कोई नए नहीं निकाल रहे, उनकी जो ईरान के बहुत सारे ऐसे वेल हैं जो कि पुरानी टेक्नोलॉजी से ड्रिल हुए थे और अब उन्हें उसको शिफ्ट करना पड़ रहा है नई टेक्नोलॉजी पे। सो देयर इज सम ऑयल लेफ्ट ऑन द बॉटम। तो चाइना उनके साथ मोस्टली जो एग्रीमेंट कर रहा है वो ये कर रहा है कि वो जो ऑयल है उसको निकाल लिया जाए, क्योंकि दोनों, जिसे कहा जाता है जी सब्सिडाइज प्राइस पे जी ऑयल दे दिया, बेसिकली तो ईरान के लिए वो ड्राई वेल्स हैं। अगर चाइना ने उसमें से कुछ निकाल लिया तो दैट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ कंट्रीज। एंड दिस इज़ अ 25 years प्रोजेक्ट एंड 25 years इज़ फॉर द इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल, वो एक अलग तरीके का एक मंसूबा है, और उनका एक दूसरे के साथ जो है अगर हुआ है इसके ऊपर तो उसमें पाकिस्तान के ऊपर कोई असर उससे पाकिस्तान, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स जो कि कभी इंडिया के ज़्यादा इन्फ्लुएंस में थे, दे आर गेटिंग मोर सिक्योर्ड, क्योंकि वहाँ पे अगर उस साइड पे भी चाइना आके बैठ जाएगा तो ये पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिश के लिए अच्छा हो जाएगा। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर, आप आए सुबह सवेरे पाकिस्तान हिस्सा बने। बहुत बेहतरीन मंसूबा है, उम्मीद करते हैं कि इसके समरात जल्द जो हैं अवाम तक, पाकिस्तान तक पहुँचना शुरू हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं, उन तब्दीलियों के ऊपर बात करेंगे। मौशी मुश्किलात से लड़ती हुकूमत के जो तजर्बात है ना इशाद, वो अब खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर काबीना में बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ कर दी हैं। काबीना में मजमूई तौर पर 6 वज़रा के कलमदान तब्दील किए गए हैं। माहिर मुआशियात की बात कर लें तो शौकत तरीन आ चुके हैं नए वज़ीर ख़जाना बनकर, और अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो रेवेन्यू की जिम्मेदारियाँ भी उन्हें सौंप दी गई हैं। हम लोग देख रहे हैं कि ये बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ जो हैं, वज़रा को इधर से उधर रखना, भी रिसेंटली हमाद अजहर को वज़ीर ख़जाना बनाया गया था, उनको इजाफी जो है कलमदान सौंपा गया था। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर तजियाकार सईद काजी साहब। सईद काजी साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, अगर वज़ीर आज़म साहब की ज़ुबान में बात कर ली जाए तो दूसरी इनिंग्स का तो आगाज़ हो चुका है, लेकिन अभी तक टीम ही फाइनल नहीं हो रही है। टीम क्या खेलेगी सर? क्या मुश्किलात हैं? वज़ीर आज़म साहब क्यों बार बार तब्दीली कर रहे हैं? देखो भाई, ये जो आप जिसे बड़ा खूबसूरती से आपने दूसरी एक इनिंग का बात की है वो दूसरी इनिंग शुरू नहीं हो रही। शुरू इसलिए नहीं हो रही कि हमें बुनियादी माशी निज़ाम में तब्दीली करनी पड़ेगी। ठीक है, इस जमाने में, आज की दुनिया में जो निज़ाम लागू है, इस निज़ाम में कोरोना ने इसकी तमाम जितनी भी इस निज़ाम की खामियां थी वो इस तरह से यहाँ और जाहिर कर दी हैं। देखें, मिसाल के तौर पे आज की बात क्या है? आज की बात क्या है कि दुनिया का बेहतरीन हेल्थ का सिस्टम किस अमेरिका का है। हाँ, मगर सिर्फ अमीरों के लिए। सही। ये जो निजाम था ना सिर्फ अमीरों के लिए, ताकतवर लोगों के लिए, वो नंगा हो और यहाँ हो गया है। इस वक्त तक कोई सियासी तहरीक इसको छेड़ती नहीं है, इसको तब्दीली का या इसमें बैठती नहीं है इस निजाम के हवाले से। ठीक है, तो निजाम में कुछ भी नहीं है। निजाम ये है, ये वही निजाम है जो इसाक डार छोड़ के गया था और हमें बर्बाद करने के लिए निजाम ये बना हुआ है। इसमें बुनियादी जो तब्दीली लाने की जरूरत है वो ये है, इसे बहुत बड़ी आबादी के हक में कैसे उस्तवार किया जाए। निजाम 1% लोगों के लिए है,
ठीक। 99% लोगों को बर्बाद करने के लिए है। ये मैशत का निज़ाम हो, सियासत का निज़ाम हो या कुछ भी हो, यही जो तब्दीली है, इसके लिए अगर आप देखें, ये आज जो इंडिया में आज किसानों ने जो घेर रखा है इस बहुत बड़े साउथ एशिया के एक जो दारुल खिलाफे को, वो क्यों घेर रखा है? इस निजाम को हमारे हक में इस्तेमाल करो, हमारी जेब से निकाल। तो सर ये सिर्फ वजीर खजाना के हाथ में होता है कि हमने तो असद उमर साहब को बदल दिया, हफीज शेख साहब को बदल दिया, हमाद अजहर साहब को लेके आए, लेकिन चंद ही दिन में उनकी छुट्टी होगी? क्या ये सिर्फ वजीर खजाना के हाथ में है? वजीर खजाना की औकात इस हमारे जैसे मुल्कों में सिर्फ इतनी होती है जैसे एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की है, और उसकी तैनाती भी वही करते हैं आलमी इदारे। ठीक है। जब तक हम अपनी मैशत को वापस बाजियाब नहीं, हमें वही लड़ाई लड़नी है जो हमने भारत में, इस अखंड भारत में या इस बड़े सगीर की लड़ाई में आजादी के वक्त जो लड़ाई लड़ी थी, हमने एक जमीन के टुकड़े के लिए लड़ाई लड़ी थी। अब हमें लड़ाई लड़नी है अपनी मैशत को आजाद कराने के लिए। ठीक है। हमें अपनी इस गुलामी का तौक जो हमारे गले में डाला हुआ है कि इस मुल्क के 22 करोड़ लोग रात दिन मेहनत करते हैं उन साहूकारों का पैसा देने के लिए, जो कई दफा हम अदा कर चुके हैं। जब तक ये लड़ाई शुरू नहीं होती या इसकी बाकी सारी बातें फजूल हैं। आज मीटिंग हो गई, आज कबीना बैठ गई, भाई बैठो उठो, हमारे पैसों से बैठते उठते हो, हम पैसे देते हैं। और ये वजीर क्या कहते हैं कि आपको नौकरियां देना हमारा अच्छा भाई, हमने तो नौकरी दे रखी है तुम्हें, हम तुम्हारे बच्चों के फीसों के पैसे, तुम्हारी बिजली घर में जो आ रही है उसके पैसे, जिस तुम रेजिडेंस में रहते हो उसके पैसे तो हम देते हैं, इस मुल्क के अवाम देते हैं। तो इसलिए हमें एक ऐसी सियासी तहरीक की जरूरत है जो हमारे इन हकूक को बाजियाब करवाए, वरना हम गुलाम थे, हैं और रहेंगे। सईद काजी साहब, तो क्या समझते हैं शौकत तरीन साहब जो हैं वो मुआशी मसाइल पर काबू पा सकेंगे? क्योंकि इसका इन्हिसार तो टोटली हुकूमती पॉलिसियों पर जाता है, अवाम भी तजब्जुब का शिकार नजर आती है। कोई अवाम तजब्जुब का शिकार नहीं है। अवाम को पता है कि सागदार भी हमारी जेब काटता था, शौकत तरीन भी पहले काट चुका है, और भी लोग, और रियासत को चलाने के पैसे हमसे लेते हैं। ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन के जरिए, जिसे इनडायरेक्ट टैक्सेशन कहते हैं, उससे 80 से 90% पैसे मैं और आप देते हैं। आपकी तनख्वाह आपको जेब में जाने से पहले आपका टैक्स कट जाता है, हम चलाते हैं इस रियासत को। मगर हमारे मफाद में एक भी सियासी इदारा उस्तवार नहीं है। हमें हमारी चोरी करते हैं, हमारी जेब काटते हैं, और 1% लोग जो हैं उनके मफाद में ये पॉलिसियां बनाते हैं। जब तक ये पॉलिसियां हमारे मफाद में नहीं बनेगी, आप यही समझें कि हम आज भी गोरे के गुलाम हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सर ये बताइएगा कि हम ये समझते हैं कि एक प्रोसेस को समझने के लिए, जैसे वज़ीर आज़म साहब ने खुद कहा कि हमें जब समझ आने लगती है तो 5 साल ख़त्म हो जाते हैं, 5 साल कम हैं। नवाज शरीफ भी यही बात किया करते थे। तो इतने वज़रा को तब्दील कर देना, उनके कलमदान तब्दील कर देना, समीउल्लाह कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह समीउल्लाह, लेकिन गोल कोई भी नहीं कर रहा है। यहाँ पर गोल की कमी आ रही है। झूठ बोलते हैं आपसे, ये वारदाती हैं, ये फ्रॉडिये हैं, इन्हें पता है कि किसकी जेब काटनी है। मेरे भाई, मुझे 35-40 साल हो गए हर बजट कवर करते हुए। हर बजट में मेरी जेब कटती है, मेरा बच्चा मरता है, गरीब का बच्चा मरता है, ये इनको पता है सारा। ये 2 नंबर बात करते हैं ये कि जी हम 5 साल लग जाते हैं, 5 बारियां लेते हैं ये, और हर बारी में इनको सब पता है। ये ना समझे इन्हें पता नहीं है। इन्हें पता है कि 99% लोगों को बर्बाद करके 1% लोगों को आबाद करना है, इसलिए नौकरी मिलती है इनको। मुझे बनाओ ना वज़ीर खजाना, मुझे क्यों नहीं बनाते? ये क्या इनके सुखाब के पर लगे हुए इनके पास? मैं एक बात करता हूँ, ये क्यों बड़ी डिग्रियां, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, ये 2 नंबर डिग्रियां अपने घर में जेब में डाल लो। ये सब डिग्रियां हमें बर्बाद करने के लिए बनी है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे मैशत, ये सियासत, ये सब कुछ जब तक हमारे अवाम के हक में इस्तेमाल नहीं होता, जमहूरियत भी ढोंग है, ये निजाम भी ढोंग और जेब काटने के लिए। सईद काजी साहब, तो फिर अवाम को करना, हुकूमत को करना क्या चाहिए? कोई तरीका कार ही बता दें कि हुकूमत किस तरीके से इन सारी चीजों पर कंट्रोल कर सकती है। हुकूमत वही करती है। जरा जाके इनके घर देखो, डिप्लोमेटिक एनक्लेव देखो, वजीरों के घर देखो, प्राइम मिनिस्टर हाउस देखो, ये क्या करते हैं? हम बिजली का बिल, इनकी औकात इतनी नहीं है कि अपनी बिजली का बिल दे सके। हम देते हैं, हम रोज मरते हैं, रोज जीते हैं, हलाल की रोटी खाते हैं, मगर हमारे हक में ना पार्टीज उस्तवार हैं,
ना ये रियासत उस्तवार है, हम क्या करें, कहाँ जाएं? हमें आज़ादी की एक और लड़ाई लड़नी पड़ेगी इस मुल्क की आवाम को, वरना उनका इस्तेसाल होता रहेगा। बिल्कुल ठीक है सईद काजी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सब सवेरे बन का आप हिस्सा बने। तब्दीलियाँ की गई हैं, अब देखना ये होगा कि ये जो तब्दीलियाँ की गई हैं इनके बाद भी कुछ हालात मुख्तलिफ होंगे या नहीं होंगे। हुकूमत का सबसे बड़ा मसला तो गवर्नेंस और महंगाई पर काबू पाना है, तो अब महंगाई पर काबू पा पाती है या नहीं पाती? बिल्कुल ऐसे हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान।